स्टोरी का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ ब्लैक पीटर, जिसे लिखा है आर्थर कॉनन डॉयल ने। पहले के केसेस की तरह यह केस भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा रोचक है, तो जरा कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनिए, ताकि आप भी अपने पैने ध्यान और पैने नजरिए से शर्लॉक होम्स के साथ साथ ही इस केस को रिजॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, द एडवेंचर ऑफ ब्लैक पीटर। साल 1895 की बात है। मैंने अपने दोस्त शेरलॉक को पहले कभी इतने बेहतर मेंटल और फिजिकल हालत में नहीं देखा था। उसकी बढ़ती हुई शोहरत से उसकी प्रैक्टिस काफी बढ़ गई थी। मुझे कहने की इजाजत तो नहीं, पर हमारे बेकर स्ट्रीट के छोटे से आशियाने में कितने ही मशहूर क्लाइंट चक्कर काटते रहे। ये बात अगर मैं इशारों में भी बता दूं तो मैं नासमझ होने का दोषी कहलाऊंगा। हालांकि किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट की ही तरह शेरलॉक बस अपने हुनर, अपने आर्ट की खातिर ही जीता था। ड्यूक ऑफ होल्डरनेस के मामले को छोड़कर मैंने उसे शायद ही कभी अपनी सर्विस के लिए कोई इनाम का दावा करते देखा है। वो बाकियों से इतना अलग था कि हमेशा ही वो पावरफुल और दौलतमंद लोगों के मामले तक को इनकार कर देता था अगर उनका केस उसकी सोच को अपील नहीं करता था। जबकि अगर कोई साधारण क्लाइंट का अजीबोगरीब और ड्रामा से भरा कोई भी केस हो जो उसकी सोच को अपील करता, वो उसे चैलेंज करता, और तो और उनमें वो हफ्तों की मेहनत लगा देता था। ये साल बड़ा यादगार रहा। एक के बाद एक अजीबोगरीब मामलों ने शेरलॉक के ध्यान को अपनी ओर उलझाए रखा था। फिर चाहे वो कार्डिनल टोस्का की अचानक हुई मौत से जुड़ा मामला हो, जिसे शेरलॉक ने हिज होलीनेस द पोप की इच्छा जताने पर अपने हाथों में लिया था, या फिर विल्सन की गिरफ्तारी का मामला हो, जो कैनरी चिड़िया का एक ट्रेनर था जिसने ईस्ट एंड लंदन से प्लेग स्पॉट हटाया था। फिर इन दो फेमस मामलों के खत्म न होते वुमेन्स लीग की ट्रेजेडी और कैप्टन पीटर कैरी की मौत के केसेस आ गए थे। शर्लॉक होम्स के कारनामों का रिकॉर्ड अधूरा ही रह जाएगा अगर उसमें इस मामले का जिक्र ना हो। जुलाई के पहले हफ्ते में मेरा दोस्त घर से अक्सर लंबे वक्त के लिए इतना ज्यादा गायब रहने लगा कि मुझे यकीन हो चला था कि उसके हाथ कुछ केस लगा है। उन दिनों बहुत से बेढंगे आदमी आते और कैप्टन बेसिल के बारे में पूछताछ करते थे। मुझे समझ आ गया था कि हो न हो होम्स कोई नाम और भेष बदलकर कहीं काम कर रहा है, ताकि वो अपनी बड़ी शख्सियत को छुपा सके। पूरे लंदन में उसके पास कम से कम 5 ऐसे ठिकाने थे जहां वो जाकर अपनी पहचान बदल लेता था। वो कभी इनके बारे में मेरे सामने खुलासा नहीं करता था, और मेरी भी आदत नहीं थी कि मैं किसी को मुझ पर भरोसा करने के लिए मजबूर करूं। अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसने जो भी पहला इशारा दिया था वो बहुत ही खास था। नाश्ते से पहले ही शेरलॉक बाहर चला गया था और मैं नाश्ता करने बैठा ही था जब वो अपने लंबे कदमों से कमरे में आया। उसके सिर पर उसकी टोपी और उसकी बाजू के नीचे किसी छाते के जैसे एक बड़ा कांटे वाला भाला टेका था। ओ गॉड होम्स, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम पूरे लंदन में इस चीज के साथ घूम रहे थे? मैं कसाई के पास गया था और वहीं से वापस आया हूं। कसाई के पास से? और वहां से मैं बहुत ज्यादा भूख लेकर लौटा हूं। इसलिए माय डियर वॉटसन, इसमें कोई शक ही नहीं कि ब्रेकफास्ट से पहले हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि मेरी एक्सरसाइज ने कौन सी शक्ल ले ली है। मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। शेरलॉक अपने लिए कॉफी डालते हुए हंसने लगा। अगर तुम एलर्डाइज की दुकान में जाकर देखते तो तुम्हें वहां सीलिंग में मरा हुआ सुअर दिखता और एक शख्स को हथियार से उसे बुरी तरह मारते हुए देखते। मैं वो शख्स था और मुझे यकीन हो चला है कि मैं चाहे जितनी भी ताकत लगा लूं उसे एक बार में शांत नहीं कर सकता। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे वॉटसन? किसी भी कीमत में नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे लगता है कि वुडमैन्स ली के राज का असर है। ओह हॉपकिंस, आओ, मुझे तुम्हारा तार कल ही मिल गया था और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, हमें ज्वाइन करो। हमारे मेहमान एक अलर्ट आदमी थे, कोई 30 साल की उम्र के। ट्वीड की जैकेट पहने ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें किसी सरकारी वर्दी की आदत हो। मैंने फौरन उन्हें पहचान लिया था। स्टैनली हॉपकिंस, एक नौजवान पुलिस ऑफिसर जिनके भविष्य से होम्स को बड़ी उम्मीदें थी। बदले में वो होम्स के फेमस साइंटिफिक तरीकों के लिए एक शागिर्द की तरह इज्जत और तारीफ करते। हॉपकिंस के आईब्रोज गहरा गए थे और वो उदास होकर बैठ गया। नहीं थैंक यू सर, मैंने आने से पहले नाश्ता किया है। मैंने शहर में ही रात बिताई और रिपोर्ट करने के लिए कल ही यहां आ गया था। तुम्हें क्या रिपोर्ट करना था? फेलियर सर, पूरी तरह से। तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की? बिल्कुल नहीं सर। डियर मी, मुझे इस मामले पर एक नजर डालनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं सर कि आपको इसे देखना चाहिए। यह मेरा पहला बड़ा मौका है और मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। प्लीज नीचे आ जाइए और मेरी हेल्प कीजिए सर। वेल, जो भी सबूत मिले हैं मैंने उन्हें पहले से ही पढ़ लिया है, जिसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी है जिसे मैंने ध्यान से पढ़ा है। वैसे उस क्राइम सीन में मिले तंबाकू पाउच से क्या समझे?
क्या वहां कोई सुराग नहीं मिला? हॉपकिंस हैरान दिखे। वो उनकी खुद की पाउच थी सर। उसके अंदर उनके इनिशियल थे और वो पाउच सील जानवर की चमड़ी का बना था और वो एक पुराने शिकारी थे। लेकिन कोई पाइप नहीं था। नहीं सर, हमें वहां कोई पाइप नहीं मिला। असल में वो बहुत ही कम स्मोक करते थे। हो सकता है फिर भी उन्होंने अपने दोस्तों के लिए वहां कुछ तंबाकू रखा हो। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस मामले को संभाल रहा होता तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत इसी पॉइंट से करता। हालांकि मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन को इस मामले में कुछ भी पता नहीं है और इस घटना को फिर से एक बार सुनने में कोई नुकसान तो नहीं। हॉपकिंस, बस हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों की डिटेल्स बता दो। स्टैनली हॉपकिंस ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ तारीखें हैं जो आपको मृत शख्स कैप्टन पीटर कैरी के करियर के बारे में बताएंगी। उनका जन्म 1845 साल में हुआ था। 50 की उम्र हो गई थी। वो एक बहादुर और कामयाब सील और व्हेल के शिकारी थे। 1883 में उन्होंने डंडी के सील का शिकार करने वाली स्टीम जहाज सी यूनिकॉर्न की कमान संभाली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कामयाब समुद्री सफर तय किए और अगले ही साल 1884 में वो रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक अपना सफर जारी रखा और आखिरकार उन्होंने सक्सेस में फॉरेस्ट रो के पास वुडमैन्स ली नाम की एक छोटी सी जगह खरीदी। वहां वो 6 साल तक रहे, जहां 1 हफ्ते पहले उनकी मौत हो गई। उनकी कुछ बहुत खास बातें थी सर। वो पब्लिक लाइफ में एक स्ट्रिक्ट प्यूरिटन थे, सख्त, धार्मिक, शांत और उदास भी। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी 20 साल की बेटी और 2 मेड सर्वेंट थे। वो अक्सर शराब में डूबे रहते थे और जब भी फिट होते थे तो उन पर शैतान सवार हो जाता था। वो अपनी पत्नी और बेटी को आधी रात को घर से बाहर निकाल देते, उन्हें मारते पीटते पार्क से गुजरते, जिससे पूरा गांव उनकी चीखों से जाग जाता था। उन्हें एक बार चर्च के पादरी की बेइज्जती करने पर भी बुलवाया गया था। सीधी बात कहें तो पीटर कैरी से ज्यादा खतरनाक आदमी दूर दूर तक नहीं था। और मैंने तो सुना है कि नौकरी के दौरान जहाज को कमांड करते हुए भी वो ऐसे ही कैरेक्टर के होते थे। उनका सांवला रंग, लंबी काली दाढ़ी के कारण तो है ही, पर उनके मिजाज के कारण भी उनको ब्लैक पीटर नाम दिया गया था। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पड़ोसी उनको पसंद नहीं करते थे और उनसे बचते बचाते ही फिरते थे। मैंने उनकी मौत के बाद किसी को भी दुख जताते नहीं सुना। आपने उनके कैबिन के कानूनी जांच के बारे में पढ़ा ही होगा मिस्टर होम्स, लेकिन शायद आपके दोस्त ने इसके बारे में नहीं सुना है। अपने घर से कुछ 100 गज की दूरी पर उन्होंने खुद ही एक लकड़ी का आउट हाउस बनाया था, जिसे वे कैबिन कहा करते थे, और वे हर रात यहीं सोते थे। यह एक छोटा 1 कमरे का हट था जो 16 बाई 10 फीट का था। वो चाबी को अपनी जेब में रखते, अपना बिस्तर खुद बनाते, खुद ही साफ सफाई करते और किसी को वहां पर पैर रखने की इजाजत नहीं थी। कैबिन में हर तरफ छोटी खिड़कियां हैं जो पर्दों से ढकी हुई हैं, जिनको वो कभी नहीं खोलते थे। इनमें से एक खिड़की हाई स्ट्रीट की ओर खुलती थी और जब रात में इसमें बत्ती जलती तो लोग एक दूसरे को इशारा करते थे और सोचते थे कि ब्लैक पीटर वहां क्या कर रहे हैं। वो खिड़की ही है मिस्टर होम्स जिसने हमें कुछ सबूत दिए थे, जो कि पूछताछ में आया है। आपको वो राजमिस्त्री स्लेटर याद है जो मर्डर के 2 दिन पहले फॉरेस्ट रो में रात के 1 बजे गुजर रहा था? पेड़ों के बीच वहां कमरे में लाइट देखा तो वो रुक गया। वो कसम खाता है कि वहां एक आदमी का सिर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो पीटर कैरी का नहीं था, क्योंकि वो पीटर कैरी को तो अच्छी तरह से पहचानता था। ये एक दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन दाढ़ी छोटी थी और एक तरह से आगे की तरफ मुड़ी हुई थी, जो कैप्टन की दाढ़ी से बिल्कुल अलग थी। खैर, वो तो ऐसा ही कह रहा है, लेकिन वो पब में 2 घंटे बिताकर आ रहा था और वहां रोड से खिड़की तक की दूरी भी काफी है। फिर वो इसे मंडे का वाकया कहता है, जबकि क्राइम तो वेडनेसडे की बात है। ट्यूसडे को पीटर कैरी अपने सबसे बुरे मूड में थे। ड्रिंक पी रखी थी और एक खतरनाक जंगली जानवर जैसे बने हुए थे। वो घर के बाहर घूमते रहे और उन्हें आता सुन घर की लेडीज भागी। देर शाम को वो अपने हट में गए। अगली सुबह लगभग 2 बजे उनकी बेटी, जिसने अपने कमरे की खिड़की को खुला रखकर ही सोई थी, उसने हट की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। लेकिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना तो पीटर कैरी के लिए आम बात थी, इसीलिए किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सुबह उठने पर एक नौकरानी ने देखा कि हट का दरवाजा खुला था, लेकिन सब उनसे इतना डरते थे कि दोपहर से पहले वहां कोई देखने के लिए नहीं गया। खुले दरवाजे के अंदर से झांककर देखा तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए।
1 घंटे के अंदर ही मैं मौके पर पहुंच गया और मामले को संभाल लिया था। जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर होम्स, मैं एक मजबूत शख्स हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने उस छोटे से घर में देखा तो मुझे एक झटका लगा। मिस्टर कैरी इसे कैबिन बुलाते थे और ये वाकई में एक कैबिन ही था, क्योंकि इसके अंदर आपको लगेगा जैसे आप एक जहाज में हैं। एक छोर पर एक चारपाई, एक ट्रंक, नक्शे और चार्ट, सी यूनिकॉर्न की एक तस्वीर, एक शेल्फ लाइन से रखी लॉग बुक, सब बिल्कुल वही सामान रखे थे जिसे आप एक सी कैप्टन के कमरे से उम्मीद कर सकते हैं। और सबके बीच में वो खुद बेसुध पड़े थे। उनका चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे कोई तड़पती हुई आत्मा, और उनकी लंबी दाढ़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। उनकी चौड़ी छाती के बीच से एक स्टील हार्पून ने भेद कर पीछे दीवार की लकड़ी में जाकर गहरा गड़ा हुआ था। वो एक कार्ड पर गिरे एक कीड़े की तरह गड़े हुए थे। बेशक वो मर चुके थे और लोगों ने सुनी वो चीख उनकी आखिरी चीख थी। मुझे आपके इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल पता है सर, और मैंने भी वही स्टाइल अपनाया है। इससे पहले कि मैं वहां से कुछ भी सामान ले जाने की इजाजत देता, मैंने बाहर ग्राउंड और अंदर फ्लोर का बड़े ध्यान से मुआयना किया। वहां किसी के पैरों के कोई निशान नहीं थे। मतलब है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सर कि वहां कुछ नहीं था। मेरे दोस्त हॉपकिंस, मैंने कई अपराधों की जांच की है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा एक भी क्राइम नहीं देखा है जिसमें किसी को मारने के लिए कोई उड़ कर आया हो। और अगर कोई क्रिमिनल अपने 2 पैरों पर आता है तो कुछ निशानी कुछ घरों से मामूली ही सही, लेकिन कुछ चीजें तो यहाँ वहां होती ही हैं, जिसे साइंटिफिक तरीके से खोजबीन करने वाला ही ढूंढ लेता। ये अचंभे की बात है कि उस खून से सने कमरे में हत्यारे ने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा जिससे हमें मदद मिल सकती थी। हालांकि जांच से लगता है कि कुछ चीजों को तुमने नजरअंदाज किया है। नौजवान इंस्पेक्टर मेरे दोस्त शेरलॉक की बातों को सुनकर हैरान हुआ। मैंने बेवकूफी कर दी सर कि मैंने आपको फौरन वहां नहीं बुलाया मिस्टर होम्स, लेकिन वो मौका तो बीत गया और अब मैं आपसे इसमें शामिल होने के लिए कह रहा हूं। हाँ, कमरे में बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो ध्यान देने लायक थीं। एक तो था वो हार्पून जिससे मर्डर किया गया। ये हार्पून दीवार के नीचे एक रैक से खींचा गया था। बाकी के 2 हार्पून तो दीवार पर ही लगे थे और तीसरे की जगह खाली पड़ी थी। ट्रंक पर SS उकेरा हुआ था, सी यूनिकॉर्न डंडी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत गुस्से में आकर यह खून किया था और कातिल ने अपने आगे जो भी हथियार दिखा वो ही उठा लिया था। सच्चाई यह है कि खून सुबह के 2 बजे हुआ था और फिर भी उस वक्त पीटर कैरी पूरी तरह से कपड़े पहनकर तैयार थे। इससे यह पता चलता है कि पीटर कातिल के साथ मिलने के लिए ही तैयार बैठे थे। वहां एक रम की बोतल और 2 ग्लास भी टेबल पर पड़े थे। मुझे लगता है कि दोनों बातें सोचने लायक हैं। क्या कमरे में रम के अलावा और कोई भी स्पिरिट था? हाँ, वहां ट्रंक के ऊपर ब्रांडी और विस्की से भरा टेंटलेस था, लेकिन वो हमारे काम का नहीं क्योंकि बोतल बिल्कुल भरे हुए थे। इसका मतलब वो यूज नहीं हुए थे। उनका वहां होना ही खास है। हालांकि हम उन और चीजों के बारे में भी सुनते हैं जो तुम्हारे हिसाब से इस केस में जरूरी हैं। टेबल पर तंबाकू का पाउच था। टेबल के कौन से हिस्से में रखा था? बीच में पड़ा था। वो पाउच सील की मोटी चमड़ी की बनी थी। खड़े खड़े बालों वाली चमड़ी थी जो चमड़े की रस्सी से ही बंधा हुआ था। अंदर फ्लैप में PC लिखा था। उसके अंदर आधे औंस का तंबाकू पड़ा था। एक्सीलेंट। और क्या था? स्टैनली हॉपकिंस ने अपनी जेब से एक मटमैली नोटबुक निकाली। उसके बाहर का कवर खुरदरा और घिसा हुआ था। अंदर के पन्ने पुराने पड़ गए थे। पहले पेज पर लिखा था JHN और डेट 1883। होम्स ने इसे टेबल पर रखा और अपने बारीक अंदाज में इसकी जांच की, जबकि हॉपकिंस और मैं शेरलॉक के दोनों कंधों से उसे देख रहे थे। दूसरे पेज पर CPR प्रिंट हुआ था और फिर कई सारे नंबर के पेज आए। एक दूसरा हेडिंग था अर्जेंटीना, एक कोस्टा रिका और एक सैन पाउलो। सबके पेज में साइन और फिगर थे। तुम उन सब चीजों से क्या समझते हो? वो सब स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज के लिस्ट जैसे लगते हैं। मुझे लगा कि JHN एक ब्रोकर के नाम के पहले का अक्षर यानी कि इनिशियल्स थे और वो CPR उनका क्लाइंट हो सकता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ट्राई करो। स्टैनली हॉपकिंस अपने दांतों के बीच में से कुछ बड़बड़ाया और अपने पैर पर जोर से मारा। मैं कितना बेवकूफ हूं। बेशक ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। फिर JHN को ही हमें सॉल्व करना है।
मैंने पुराने स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट की पहले से ही जांच कर ली है और मुझे 1883 में इन हाउस में से या बाहर के ब्रोकर में से कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके इनिशियल्स मैच करते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी सुराग हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। आप मानेंगे मिस्टर होम्स कि ऐसा हो सकता है कि ये इनिशियल उस दूसरे शख्स का है जो वहां मौजूद था, यानी कि उस हत्यारे का। मैं जोर देकर कहूंगा कि डॉक्यूमेंट जिसका संबंध बड़े पैमाने पर बेशकीमती सिक्योरिटी से है इस क्राइम के मकसद की ओर इशारा करते हैं। शार्लॉक के चेहरे से पता चलता था कि इस नई इंफॉर्मेशन से वो बहुत ही हैरान था। मैं तुम्हारी दोनों बातें मानता हूं। इस नोटबुक के बारे में इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं बताया गया था। मैंने जो भी अपनी राय बनाई वो सब इसी नोटबुक के कारण बदल गई है। मैंने जो भी थ्योरी बनाई थी उसमें इस नोटबुक का कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। क्या तुमने यहां लिखे किसी सिक्योरिटी के बारे में पता लगाने का कुछ सोचा है? ऑफिस में इसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मुझे डर है कि इन साउथ अमेरिकन स्टॉक होल्डर्स का पूरा खाता तो साउथ अमेरिका में ही मिल सकता है, जिससे इनके बारे में पता करने में कुछ हफ्ते तो लग ही जाएंगे। होम्स अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस नोटबुक के कवर को बड़े ध्यान से देख रहा था। हाँ, यहां का रंग को छोड़ गया है। यस सर, ये खून का दाग है। मैंने कहा था ना कि इसे मैंने फर्श से उठाया था। खून ऊपर था या नीचे? साइड में, बोर्ड के पास। जो ये साबित करता है कि खून होने के बाद ये बुक नीचे गिरी है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर होम्स। आपके पॉइंट की मैं दाद देता हूं। मेरा मानना है कि हत्यारे ने जल्दबाजी में इसे वहां गिराया था। ये दरवाजे के पास पड़ा था। मेरा अंदाजा है कि उनकी प्रॉपर्टी में भी कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। नहीं सर। कोई चोरी हुई हो? किसी भी चीज को वहां छेड़ा नहीं गया है। ये तो वाकई बहुत ही दिलचस्प केस लगता है। वहां चाकू भी मिला नहीं? मयान के अंदर चाकू पड़ा था जो बॉडी के पैरों के नजदीक मिला। मिसेस कैरी ने बताया कि यह चाकू उनके हस्बैंड का ही है। होम्स कुछ देर अपने ख्यालों में खोया रहा। आखिर में उसने कहा, लगता है मुझे उसे जाकर देखना पड़ेगा। स्टैनली हॉपकिंस खुशी से झूम उठा। थैंक यू सर, ये वाकई में मेरे दिल से बड़ा बोझ उतार देगा। होम्स ने अपनी उंगली इंस्पेक्टर की तरफ हिलाई। पिछले हफ्ते अगर हम ये कर पाते तो आसान होता, लेकिन अब भी अगर देख आते हैं तो ये बेकार तो नहीं जाएगा। वॉटसन, अगर तुम टाइम निकाल कर मेरे साथ चलो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हॉपकिंस, अगर तुम गाड़ी बुलवा लो तो हम पौने घंटे में फॉरेस्ट रोड जाने के लिए तैयार मिलेंगे। यहां एक पहाड़ी के हरे ढालान पर एक लंबा पत्थर से बना घर खड़ा था जो खेतों से होकर गुजरने वाले एक घुमावदार ड्राइव से पहुंचा जा सकता था। सड़क के पास और तीनों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा आउट हाउस था जिसमें एक खिड़की और एक दरवाजा हमारी ही तरफ मुड़े थे। यही था वो मर्डर स्पॉट। तो आखिर कौन है वो खूनी और क्या शर्लॉक होल्म्स इस केस को सुलझा पाएंगे? जल्द ही पता चलेगा इस कहानी के पार्ट 2 में, क्योंकि सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।